क्या आपने कभी सोचा है अमीर बनने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है? ज्यादातर लोग कहते हैं लाखों, लेकिन मैं कहता हूं जवाब गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय गलतफहमियों में से एक यही है कि पैसा गणित, मैथ से बनता है, जबकि असल में ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से बनता है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक ऐसा सच बताया है जो आपकी पैसे से जुड़ी पूरी सोच को पलट देगा। अगर आप अपनी मासिक सैलरी से भी दौलत बनाना चाहते हैं, तो आपको समीकरण, इक्वेशन बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपना व्यवहार, बिहेवियर बदलने की जरूरत है। नमस्ते दोस्तों, किताबी आवाज में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर आपके जीवन को बेहतर बनाने के रहस्य ढूंढते हैं। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात करेंगे। ये किताब इस विचार पर आधारित है कि पैसे से जुड़ा आपका फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम डिपेंड करता है कि आप क्या जानते हैं, और इस बात पर ज्यादा कि आप बिहेव कैसे करते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल निकलता है। अगर व्यवहार ही सब कुछ है, तो क्या दौलत बनाने का राज सिर्फ रीजनेबल यानी समझदार होना है, लगातार बचत करना, धैर्य रखना और बड़ी गलतियों से बचना? या फिर क्या लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ रीजनेबल होना काफी नहीं है, बल्कि आपको रैशनल यानी तर्कसंगत होना पड़ता है? क्या आपको रिस्क, प्रोबेबिलिटी और अपने दिमाग के जो कॉग्निटिव बायसेस हैं, उन जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को गहराई से समझना जरूरी है? मेरा मानना है कि इस किताब की असली जीनियस इसकी सादगी में है। ये कहती है कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपने व्यवहार में अनुशासित होना है। तो मैं इस रीजनेबल अप्रोच के पक्ष में हूँ। और मेरा नजरिया ये है कि ये रीजनेबल वाला अप्रोच एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन अधूरा है। बिना एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग के एक समझदार दिखने वाला व्यवहार भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फाइनेंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। ये साइकोलॉजी का खेल है, स्प्रेडशीट्स का नहीं। हाउसल हमें दिखाते हैं कि साधारण लोग भी असाधारण दौलत बना सकते हैं अगर वो कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहें। धैर्य, लालच से बचना और लगातार निवेश करना, ये चीजें किसी भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल से ज्यादा पावरफुल हैं। ये एक ऐसा मैसेज है जो सबको एम्पावर करता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि व्यवहार इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन इसे सिंपल कहना मेरे हिसाब से इसके साथ जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज करना है। ये कहना कि बस धैर्य रखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाजार 30% गिरता है और आपकी लाइफ सेविंग्स दांव पर लगी हो, तब धैर्य रखना कोई सिंपल काम नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ रीजनेबल होने से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। आपको रैशनली ये समझना पड़ता है कि वॉलेटिलिटी और रिस्क में क्या फर्क है। बिना उस डीप अंडरस्टैंडिंग के अच्छे से अच्छा व्यवहार भी दबाव में टूट जाता है। ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट को मिस कर रही हैं, कहानियों की ताकत। किताब का सबसे बेहतरीन उदाहरण रोनाल्ड रीड का है। वो एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। कोई नहीं जानता था कि उनके पास पैसा है, लेकिन 92 साल की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में दिए। कैसे? उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बस ब्लू चिप स्टॉक्स में दशकों तक पैसा लगाकर उसे बढ़ने दिया, कंपाउंड होने दिया। ये कहानी किसी भी लेक्चर से ज्यादा पावरफुली ये समझाती है कि समय और धैर्य दौलत बनाने के सबसे बड़े हथियार हैं, आपकी इनकम या इंटेलिजेंस नहीं। ये रीजनेबलनेस इन एक्शन है। हाँ, लेकिन यही कहानी सरलीकरण के खतरे को भी दिखाती है। ये सर्वाइवरशिप बायस का एक क्लासिक उदाहरण है। यानी हम सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने वही रणनीति अपनाई और फेल हो गए। आपकी कहानी हमें ये नहीं बताती कि रीड ने अपने 50-60 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में कितने बाजार के उतार चढ़ाव झेले होंगे। 1987 का क्रैश, 2000 का .com बबल, 2008 का वित्तीय संकट, कितने लोग उसी रणनीति को अपनाकर घबराहट में सब कुछ बेचकर बाहर हो गए होंगे।
रोनाल्ड रीड की कहानी हमें ये तो बताती है कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं समझाती कि क्यों सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ। यहाँ लक का एलिमेंट बहुत बड़ा है, जिसे एक सिंपल कहानी अक्सर छिपा देती है। ये एक जायज़ पॉइंट है, लक का रोल तो है और किताब भी ये मानती है, लेकिन आप कहानी के मैसेज को गलत समझ रहे हैं। मैसेज ये नहीं है कि आप रोनाल्ड रीड बन जाएंगे। मैसेज ये है कि दौलत बनाने की प्रक्रिया बोरिंग और धीमी हो सकती है, और यही इसका राज है। रिचर्ड फ्यूस्कोन, जो मेरिल लिंच के वाइस चेयरमैन थे, हार्वर्ड से पढ़े, शानदार करियर था। वो 2008 के संकट में दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवरेज लिया, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, ये सोचकर कि वो रैशनल थे, कि वो सिस्टम को समझते थे। जबकि एक चौकीदार जो रीजनेबल था, उनसे कहीं ज़्यादा अमीर मरा। तो क्या बेहतर है, हार्वर्ड की डिग्री और दिवालियापन, या एक साधारण नौकरी और $8 मिलियन? आपने दो एक्सट्रीम्स को आमने सामने रख दिया, लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच में हैं। और उन लोगों के लिए सिर्फ बोरिंग तरीके पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। देखिए, सर्वाइवरशिप बायस के अलावा एक और रैशनल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। टेल्स यू विन किताब का ये कोर आइडिया है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कुछ गिने चुने टेल इवेंट्स यानी बड़े आउटलायर सक्सेसेस से आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ये जानते हैं, वो 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, 95 फेल हो जाती हैं, 4 ठीक-ठाक करती हैं, लेकिन एक गूगल या अमेज़न बन जाती है जो सारे नुकसान की भरपाई करके जबरदस्त मुनाफा देती है। बिल्कुल, और ये मेरे पॉइंट को ही सपोर्ट करता है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी देर तक टिके रहना है कि कंपाउंडिंग और टेल इवेंट्स अपना जादू दिखा सकें। आपको बस रीजनेबल बनकर गेम में बने रहना है। ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वो बाजार के गिरने पर डर कर बेच देते हैं या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत जगहों पर पैसा लगा देते हैं। टेल्स यू विन का लेसन है, डाइवर्सिफाई करो, धैर्य रखो और सिस्टम को अपना काम करने दो। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया है। लिबरेटिंग है, लेकिन अगर इसे रैशनली ना समझा जाए तो ये बहुत भ्रामक भी है। एक रीजनेबल व्यक्ति इस कहानी को सुनकर सोच सकता है, अरे वाह, मुझे बस कुछ हाई रिस्क पेनी स्टॉक्स खरीदने हैं, शायद उनमें से कोई एक अगला अमेज़न बन जाए। ये जुआ खेलने जैसा है। एक रैशनल व्यक्ति समझेगा कि लॉन्ग टेल डिस्ट्रीब्यूशन का गणित सामान्य नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे अलग है। वो समझेगा कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ 100 अलग-अलग पेनी स्टॉक्स खरीदना नहीं है, बल्कि एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना है। वो समझेगा कि टेल इवेंट्स बहुत रेयर होते हैं और उन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। ये एक सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। बिना रैशनल फ्रेमवर्क के टेल्स यू विन एक खतरनाक सलाह बन सकती है। मुझे लगता है आप आम इंसान की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब हाउसल ये कहानी बताते हैं तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर लॉटरी टिकट खरीदो। वो कह रहे हैं कि आप गलत हो सकते हैं, आप मीडियोकर इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं और फिर भी आप ठीक ठाक कर लेंगे अगर आप कुछ बड़े विनर्स को होल्ड करके रखते हैं। S&P 500 इंडेक्स का उदाहरण लीजिए। पिछले कई दशकों में उसका ज्यादातर रिटर्न मुट्ठी भर कंपनियों ने दिया है। एक रीजनेबल निवेशक जो सिर्फ एक इंडेक्स फंड खरीदकर बैठ जाता है, वो ऑटोमेटिकली उन विनर्स का फायदा उठाता है बिना ये जानने की कोशिश किए कि अगला बड़ा विनर कौन होगा। ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है। इसमें मार्केट को टाइम करने या अगला बड़ा स्टॉक खोजने का स्ट्रेस ही नहीं है। ये स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तभी काम करती है जब आप इसे पूरी तरह से समझें। क्या एक रीजनेबल इन्वेस्टर ये समझता है कि इंडेक्स फंड में भी 40-50% की गिरावट आ सकती है, और जब ऐसा होगा तो क्या उसका रीजनेबलनेस उसे टिके रहने देगा? मेरा पॉइंट ये है कि रीजनेबलनेस एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। दिमाग की वायरिंग को अगर आपको ये वीडियो रैशनली पसंद समझना आया, होगा, तो इसे आपको लाइक समझना करें। होगा कि लॉस इसे उन अवर्जन दोस्तों के यानी साथ शेयर मुनाफे करें की खुशी से जो ज्यादा अपनी नुकसान का वित्तीय दर्द सोच को महसूस बदलना करना चाहते हैं। आपसे वो और इंडेक्स हाँ, फंड बिकवा देगा अगर आप जब ऐसी वो ही 50% ज्ञानवर्धक नीचे किताबों के होगा। रहस्य जानना आपको चाहते हैं, कंफर्मेशन बायस को तो समझना किताबी होगा, आवाज जो आपको को सिर्फ सब्सक्राइब वही करना जानकारी न ढूंढने भूलें पर मजबूर करता और है जो आपके नोटिफिकेशन बेल मौजूदा जरूर विश्वासों को दबाएं। सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, इन कॉग्निटिव आज हमने बायसेस को मॉर्गन समझे हाउसल बिना की आप किताब सिर्फ दी भावनाओं के रहमो साइकोलॉजी करम पर ऑफ हैं, मनी चाहे से आपकी ये स्ट्रेटेजी सीखा कितनी भी कि रीजनेबल क्यों ना असली हो। दौलत लेकिन गणित के किताब का सूत्रों तो से नहीं, पूरा पॉइंट ही यही है बल्कि सही कि हम सोच
सोच इंसान और हैं, व्यवहार से बनती रोबोट है। नहीं। याद हम रखें, पूरी तरह से रैशनल अमीर नहीं बनने हो के लिए सकते। आपको तेज इसलिए नहीं, लक्ष्य रैशनल होना बल्कि नहीं, लंबा बल्कि खेलना है। मोस्टली रीजनेबल आपको होना ये है। विश्लेषण कैसा हाउसल लगा? कहते हैं कि सबसे नीचे कमेंट अच्छी बॉक्स में फाइनेंशियल मुझे प्लान वो जरूर नहीं है बताएं कि जिसका दी मैथमेटिकल साइकोलॉजी सेंस ऑफ सबसे मनी ज्यादा का बनता है, कौन सा बल्कि विचार वो है जिस पर आपको आप सबसे टिके रह ज्यादा सकते पसंद हैं। आया? ये नींद अगर अच्छी आपको ये आने के वीडियो बारे में पसंद है। आया अगर तो कोई इसे लाइक कॉम्प्लेक्स करें, मैथमेटिकली इसे ऑप्टिमल उन दोस्तों के स्ट्रैटेजी साथ आपको रात शेयर में करें जगाए रखती है जो तो अपनी वो आपके वित्तीय लिए सोच बेकार को है। बदलना एक चाहते हैं। थोड़ी कम और ऑप्टिमल हाँ, लेकिन अगर आप रीजनेबल ऐसी ही स्ट्रैटेजी जिस पर ज्ञानवर्धक आप किताबों के दशकों रहस्य तक जानना टिके रह चाहते हैं सकें, वो हमेशा तो जीतेगी। किताबी ये आवाज सब को घूम फिर कर सब्सक्राइब एक करना ही न चीज पर भूलें आता है। और पैसे का असली नोटिफिकेशन मकसद बेल क्या है? जरूर क्या दबाएं। है? आजादी, कंट्रोल ओवर योर टाइम। ये तय करने की आजादी कि आप सुबह उठकर क्या करना चाहती हैं, किसके साथ काम करना चाहती हैं और कब तक करना चाहती हैं। और ये आजादी किसी फैंसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से नहीं आती। ये आती है एक हाई सेविंग्स रेट से, अपनी आमदनी और खर्चों के बीच एक अंतर पैदा करने से। ये सबसे रीजनेबल और पावरफुल फाइनेंशियल एडवाइस है। आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको अपनी कमाई से कम खर्च करना है और बाकी को बचाना है। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि आज़ादी ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ हाई सेविंग्स रेट से नहीं बनता। कल्पना कीजिए, एक रीजनेबल व्यक्ति है जो अपनी आमदनी का 30% बचाता है। बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने सारे पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में या एक ही सेफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डाल देता है, क्योंकि वो रिस्क से डरता है। वो इन्फ्लेशन के रैशनल कॉन्सेप्ट को नहीं समझता कि कैसे महंगाई चुपचाप उसके पैसे की परचेजिंग पावर को खा रही है। वो डाइवर्सिफिकेशन के रैशनल कॉन्सेप्ट को नहीं समझता कि कैसे एक ही जगह सारा पैसा लगाना तबाही ला सकता है। उसका व्यवहार रीजनेबल लग सकता है, लेकिन ये रैशनल नहीं है, और लंबे समय में ये उसे आज़ादी नहीं बल्कि एक झूठी सुरक्षा का एहसास देगा जो कभी भी टूट सकता है। सच्ची आज़ादी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के एक रैशनल फ्रेमवर्क से आती है। आप एक ऐसे परफेक्ट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहां हर कोई एक रैशनल इकोनॉमिक एजेंट है, लेकिन असल दुनिया ऐसी नहीं है। असल दुनिया में लोग भावनाओं, डर और लालच से चलते हैं। इस दुनिया में एक गुड इनफ प्लान जो असल में इम्प्लीमेंट हो, वो एक परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो सिर्फ कागज पर मौजूद हो। हाउसल की किताब की ताकत ये है कि वो इंसान की इम्परफेक्शंस को स्वीकार करती है। वो कहती है, ठीक है, तुम थोड़े इरेशनल हो, चलो इसके साथ काम करते हैं, इसके खिलाफ नहीं। इसीलिए पे योरसेल्फ फर्स्ट जैसे सिंपल रूल्स काम करते हैं, क्योंकि वो विल पावर की ज़रूरत को हटा देते हैं। इसीलिए एसेट एलोकेशन मॉडल्स इतने वैल्यूएबल हैं, क्योंकि वो आपको मार्केट के शोर शराबे में इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोकते हैं। ये सब रीजनेबल सिस्टम्स हैं जो हमारी इरैशनल टेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। मैं उन्हें सिस्टम्स नहीं कहूंगा, मैं उन्हें गार्ड रेल्स कहूंगा। वो आपको खाई में गिरने से बचा सकते हैं, लेकिन वो आपको मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी नहीं देते। देखिए, अंत में ये बहस इस बात पर आती है कि आप अपने श्रोता को क्या देना चाहते हैं। क्या आप उन्हें कुछ आसान नियम देना चाहते हैं जिन्हें वो आंख बंद करके फॉलो कर सकें, इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा? ये एक रीजनेबल अप्रोच है। या क्या आप उन्हें दुनिया की जो फाइनेंशियल मशीन है उसके काम करने के तरीके की एक गहरी रैशनल समझ देना चाहते हैं, ताकि वो अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें? ये मुश्किल रास्ता है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही एकमात्र तरीका है सच्ची और टिकाऊ फाइनेंशियल वेलबींग हासिल करने का। अंत में मेरा पक्ष यही है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताब का मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, और इसके लिए एक रीजनेबल, कहानी आधारित और व्यवहार पर केंद्रित दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माध्यम है। एक जटिल विश्लेषण जो कुछ ही लोग समझ पाते हैं, वो एक सरल संदेश से कम मूल्यवान है जो लाखों लोगों के व्यवहार में थोड़ा सा भी सुधार लाता है। ज्यादातर लोगों के लिए कुछ रीजनेबल आदतों में महारत हासिल करना एक रैशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है। और इसके विपरीत मेरा मानना है कि विषय की कॉम्प्लेक्सिटी का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक विश्लेषणात्मक, रैशनल दृष्टिकोण जो सरलीकरण से बचता है और इंटेलेक्चुअल रिगर को प्राथमिकता देता है, श्रोता को एक ज्यादा गहरी और स्थायी समझ देता है। पैसे का मनोविज्ञान जटिल है क्योंकि इंसान जटिल होते हैं। इसे समझने के लिए आसान जवाबों से परे देखने की इच्छा की जरूरत होती है। सच्ची एम्पावरमेंट सतही प्रेरणा से नहीं बल्कि गहरी समझ से आती है।
रीजनेबलनेस आपको शुरू करा सकता है, लेकिन रैशनैलिटी ही आपको बनाए रखेगी। तो ये चर्चा इस बात पर आकर रुकती है कि वित्तीय ज्ञान को कैसे देखा जाए। क्या ये कुछ सरल सार्वभौमिक नियमों का एक सेट है, या ये एक जटिल, हमेशा बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मानसिक मॉडलों का एक टूल किट है? मॉर्गन हाउसेल की किताब इन दोनों दृष्टिकोणों के लिए मजबूत तर्क देती है, और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आज हमने मॉर्गन हाउसेल की किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी से ये सीखा कि असली दौलत गणित के सूत्रों से नहीं, बल्कि सही सोच और व्यवहार से बनती है। याद रखें, अमीर बनने के लिए आपको तेज नहीं, बल्कि लंबा खेलना है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि दी साइकोलॉजी ऑफ मनी का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी वित्तीय सोच को बदलना चाहते हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के रहस्य जानना चाहते हैं तो किताबी आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।